यो व्हाट्स अप एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं टैक्सेशन की फ्री रिवीजन सीरीज पर, जो कि मई 26, सितंबर 26 और जनवरी 27 के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है फॉर सीए इंटरमीडिएट। मैं आप लोगों को कुछ फीचर्स बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग चैप्टर वाइज रिवीजन कर रहे हैं। जिस सीक्वेंस में आईसीआई के स्टडी मटेरियल में आपको चैप्टर्स दिए हैं, उसी सीक्वेंस में हम लोग भी यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं। यहाँ पर आपको फ्री कलर्ड पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा फ्री नोट्स का या फ्री कोर्स का, आपको लिंक मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप लोग चेक करना, वहां पर आपको फ्री कोर्स का लिंक मिलेगा, वहां से आप लोग नोट्स वगैरह सब कुछ डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर ये मई 26, सितंबर 26 और जनवरी 27 के एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट है। और ये सब कुछ करने के बाद आपको 3 किताबों से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इनकम टैक्स की सेल्फ स्टडी बुक, जीएसटी की सेल्फ स्टडी बुक और स्कैनर। ठीक है, और इन तीनों ही बुक्स के लिंक्स मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी मतलब मैंने दिए हुए हैं, आप इसको चेक कर लेना। और अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं सर हमें तो आपके साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करने, आप भी क्वेश्चन सॉल्व करा दो, तो फास्ट ट्रैक बैच अवेलेबल है। और फास्ट ट्रैक बैच के डेमो लेक्चर्स का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फास्ट ट्रैक बैच परचेज करने का भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हम लोगों का इनकम टैक्स का शेड्यूल है, ये हम लोगों का जीएसटी का शेड्यूल है। आज हम लोगों को करना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज छोटू सा प्यारा सा चैप्टर है, लेकिन इस बार मई 26, सितंबर 26 और जनवरी 27 के लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हमारे पास अमेंडमेंट्स हैं। ठीक है, तो उस अमेंडमेंट से जो है एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसके लिए आपको इसको ध्यान में रखना है। और आप लोग अगर यहाँ पर देख रहे हो, अगर आप लोगों को ये वाली सीरीज अच्छी लग रही है, तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में कुछ बूम वगैरह टाइप कर दो, तो फिर मजा आ जाएगा। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमेशा की तरह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के लिए भी मैंने आप लोगों के लिए माइंड मैप बनाया हुआ है। या मैं काम करूं क्या, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं क्या कि कहां से क्या है। मैं आप लोगों को एक सेकंड, आप लोग रुको, मैं आपको दिखा भी देता हूं। तो व्हाट यूल डू इज यू सिंपली कम टू दिस वेबसाइट kumarnishant.com। ठीक है, यू सिंपली कम टू द वेबसाइट kumarnishant.com। लेट मी जस्ट शो इट टू यू। ठीक है, तो ये है kumarnishant.com। वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना होगा, वेबसाइट पर आना होगा और यहां पर आपको बुक्स का लिंक दिख जाएगा। ठीक है, बुक्स में जब आप लोग आओगे तो आपके सामने यहां पर ये वाला पेज खुल जाएगा। तो आपको कौन कौन सी बुक्स लेनी है, आपको ये इनकम टैक्स की हार्ड कॉपी बुक लेनी है, आपको जीएसटी वाली ये सेल्फ स्टडी वाली हार्ड कॉपी बुक लेनी है, और आपको ये टैक्सेशन की स्कैनर लेनी है, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो। ठीक है, अगर आप मेरे साथ साथ करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं ही आप लोगों को क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करा दूं, तो आप लोग यहाँ पर सीए कोर्सेज पर आ सकते हो और ये फास्ट ट्रैक बैच आप लोग ले सकते हो। इस फास्ट ट्रैक बैच में आप लोगों को एमसीक्यूज, क्वेश्चन प्रैक्टिस, डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप फॉर डाउट सॉल्विंग, 24/7 सपोर्ट, सारी की सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर फास्ट ट्रैक बैच में मिल रही है। और इस फास्ट ट्रैक बैच में आपको वो तीनों किताबें मिल जाएंगी, तो आपका काम बहुत आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग कर रहे हैं, आप लोग इसको देख सकते हो, हम लोग बहुत सारी चीजें कर चुके हैं। ठीक है, वी डन विद ऑलमोस्ट एवरीथिंग। जीएसटी के बस थोड़े से चैप्टर्स हम लोगों के बाकी हैं, वो भी हमारे 31 मार्च से पहले पहले खत्म हो जाएंगे। 31 क्या, 23 मार्च तक ही खत्म हो जाएंगे, बट ठीक है, मैं बफर लेके ही चलता हूँ हमेशा। और बाकी ये वाले जो नोट्स हैं, जो हम लोग यहाँ पर रिविजन सीरीज में हम लोग माइंड मैप वगैरह है, तो माइंड मैप के नोट्स आप लोग को यहाँ पर मिलेंगे। तो जब आप कोर्सेज पे आओगे ना, तो कोर्सेज के अंदर आपको ये फ्री वाला रिविजन कोर्स मिलेगा। ठीक है, ये जो फ्री वाला रिवीजन कोर्स है, वैसे आप यहाँ पर व्यू ऑल पर जब क्लिक करोगे तो आपको सारे के सारे कोर्सेज दिख जाएंगे, लेकिन इसमें भी ये जो फ्री वाला रिवीजन कोर्स है, इसमें जब आप लोग आओगे, तो इस वाले फ्री वाले रिवीजन कोर्स पर जब आप लोग आओगे, तो इसका आपको यहाँ पर एलएमएस जब दिखाई देगा, तो देख सकते हो हम लोगों ने अमेंडमेंट्स भी डाले हुए हैं यहाँ पर। और उसके बाद जो जो चैप्टर्स हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं, जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको रिवीजन वीडियो भी मिल जाएगी और फास्ट ट्रैक लेक्चर्स भी अवेलेबल है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के यहाँ पर डेमो के तौर पर थे, तो वो भी मैंने डाल दिए हैं। सेल्फ स्टडी बुक, इनकम टैक्स, जीएसटी, स्कैनर, सबके लिंक्स हैं। उसके बाद हम लोगों ने रेजिडेंशियल स्टेटस वाला किया, तो उसके भी आपको रिवीजन वीडियो और रिवीजन के नोट्स वगैरह सब हैं। फिर हम लोग सैलरीज कर चुके हैं, तो सैलरीज का भी पूरा माइंड मैप है और दोनों लेक्चर सैलरीज के हैं। फिर हम लोग हाउस प्रॉपर्टी कर चुके हैं, तो हाउस प्रॉपर्टी का भी हमारा माइंड मैप है, रिवीजन वीडियो भी है और हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड फास्ट ट्रैक लेक्चर्स भी थे, क्योंकि वो डेमो के तौर पे हुए थे और वो यहीं पर हुए थे, तो वो वाले लेक्चर्स भी यहाँ पर है। फिर हमारे पास पीजीबीपी हम लोगों ने किया हुआ है, तो पीजीबीपी की रिवीजन वीडियो और माइंड मैप भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। एंड देन वी डन विद कैपिटल गेन्स, तो कैपिटल गेन्स का भी रिवीजन वीडियो और माइंड मैप आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। 2.5 घंटे का लेक्चर था हमारा कैपिटल गेन्स का। और अब हम लोग करने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का माइंड मैप तो यहाँ पर मैं अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का माइंड मैप में अपलोड कर चुका हूं। एंड अभी हम लोग देखेंगे धीरे धीरे कि किस तरह से हम माइंड मैप के थ्रू अपना रिवीजन यहां पर करने जा रहे हैं। ठीक है, माइंड मैप के थ्रू भी करेंगे, मैं आपको बीच बीच में बुक से भी क्वेश्चंस दिखा दूंगा, मैं आप लोगों को ये स्कैनर से भी क्वेश्चंस दिखा दूंगा, तो हम लोग सब कुछ करते हुए चलेंगे। चलिए सर, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्या हो जाता है भाई, तू निकला बाहर। हाँ, ठीक है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की एक बड़ी सिंपल सी बात है कि जो भी इनकम आपकी उन चारों हेड्स में कैटेगराइज नहीं हो पाती है, ना तो सैलरी वाली इनकम है,
ना तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, ना तो पीजीबीपी की इनकम है, और ना ही कैपिटल गेन्स की इनकम है, तो वो इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल हो जाती है? वो इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाती है। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में देखा जाए तो मोटा मोटी बस 2-3 ही चीजें हैं। एक तो गिफ्ट से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं और दूसरा हम लोग डिविडेंड से रिलेटेड बात करते हैं, ठीक है, मेनली। उसके बाद कुछ कुछ और भी चीजें होती हैं, जैसे कैजुअल इनकम हो गई, तो उससे भी रिलेटेड हम लोग बात करेंगे, लेकिन इवेंचुअली हम लोग वो आगे आने वाले चैप्टर्स में बात करेंगे। सबसे पहले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द गिफ्ट, ठीक है। तो अब ये गिफ्ट में आपको 3 प्रकार की गिफ्ट्स आपको मिल सकती हैं, ठीक है। 3 तरह से आप लोगों को गिफ्ट्स मिल सकती हैं। किन 3 तरीकों से आपको गिफ्ट्स मिल सकती हैं? एक तो आपको पैसा मिल सकता है, आपको मूवेबल प्रॉपर्टी मिल सकती है, और आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल सकती है, ठीक है। आपको मनी मिल सकता है, मूवेबल प्रॉपर्टी मिल सकती है, और आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल सकती है। और ये जो भी आपको गिफ्ट्स मिलती है ना, ये जो भी आपको गिफ्ट्स मिलती है, देखो मनी तो जो भी मिलता है वो तो मनी है, मतलब आपको ऐसे ही मिल जाता है। लेकिन जो मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना, वो 2 तरीके से आपके गिफ्ट में कंट्रीब्यूट करती हैं। या तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको कंप्लीटली फ्री में दे दी जाएंगी, तो उसकी पूरी की पूरी फेयर मार्केट वैल्यू आपके लिए गिफ्ट हो गई, या फिर आपको ये डिस्काउंट में मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल, अगर 1 लाख रुपए की डायमंड की ज्वेलरी मुझे लेट्स से 70,000 रुपीज में मिल गई, तो 30,000 रुपीज का मुझे डिस्काउंट मिल गया, तो एक तरह से मैं बोलूंगा कि डायमंड ज्वेलरी वर्थ 30,000 रुपीज मुझे गिफ्ट में मिल गई, ठीक है। डायमंड ज्वेलरी वर्थ 30,000 रुपीज मुझे गिफ्ट में मिल गई। आई होप इट मेक्स परफेक्ट सेंस, राइट। तो मनी, मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अभी हम लोग माइंड मैप पर आते हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि कैसे कैसे गिफ्ट्स की टैक्सेबिलिटी होती है, ठीक है। खुल जा, खुल जा यहां कि फिर ये दोबारा छोटा ना हो, कितना ये सुंदर लगता है। आगे नहीं समझ में आ रहा क्या कहूं, ठीक है, बट एनीवे। सो गिफ्ट्स की टैक्सेबिलिटी हमारी आती है सेक्शन 56 टू 10 में। अच्छा, हम लोगों ने जो कैपिटल गेन्स किया था, तो कैपिटल गेन्स में एक सेक्शन 56 टू 9 भी हम लोगों ने पढ़ा था, याद आ रहा होगा आप लोगों को। कैपिटल गेन्स करते समय हम लोगों ने एक सेक्शन 56 टू 9 भी पढ़ा था। वो क्या था कि अगर आपको 1 अप्रैल 2014 के बाद कोई भी एडवांस मनी मिलता है और आप उस एडवांस मनी को फोरफिट कर लेते हो, ठीक है। अगर 1 अप्रैल 2014 के बाद आपको कोई भी एडवांस मनी मिलता है और आप उस एडवांस मनी को फोरफिट कर लेते हो, तो ये आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाता है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अंडर सेक्शन 56 टू 9, ठीक है। ये हो गया। और हम लोगों ने कैपिटल गेन्स में एक और चीज के बारे में भी बात की थी कि अगर आपको आपके कैपिटल एसेट का कंपलसरी एक्विजिशन हो जाता है, अगर आपके कैपिटल एसेट का कंपलसरी एक्विजिशन हो जाता है, कंपलसरी एक्विजिशन के बाद आपको कॉम्पनसेशन मिलता है, वो कॉम्पनसेशन अगर लेट मिलता है, तो लेट कॉम्पनसेशन पर आपको जो भी इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है ना, लेट कॉम्पनसेशन पर आपको जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाता है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। लेकिन उस पर 50% का आपको फ्लैट डिडक्शन भी, मतलब फ्लैट आपको डिडक्शन भी मिल जाता है, ठीक है। तो आइए सर, हम लोग यहां पर बात करते हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट्स के बारे में, सेक्शन 56 टू 10। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मनी के बारे में। साल भर में अगर आपको 50,000 रुपीज से ज्यादा का मनी मिला, तो वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। मुझे साल भर में अगर 40,000 रुपीज मनी मिला, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन अगर 60,000 रुपीज मनी मिल गया, तो पूरा का पूरा 60,000 रुपीज विल बी टैक्सेबल, नॉट जस्ट 10,000 रुपीज, ठीक है। तो एग्रीगेट कैश गिफ्ट्स एक्सीडिंग 50,000 रुपीज इन अ फाइनेंशियल ईयर फुल्ली टैक्सेबल। कैश गिफ्ट्स में आपका चेक वगैरह भी आ जाता है, तो यहाँ पर चेक भी आ जाएगा, ड्राफ्ट भी आ जाएगा, फिक्स डिपॉजिट्स, एनएससीज, ये सारे के सारे आ जाएंगे, बिकॉज ये भी मनी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम लोग मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, तो मूवेबल प्रॉपर्टी का सबसे पहले हम लोग मतलब समझते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी तो देखा जाए तो ये वाला जो पीछे पैनल लगा है, स्मार्ट बोर्ड लगा है, ये भी मूवेबल प्रॉपर्टी है। और जिस कंप्यूटर पे इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, ये भी मूवेबल प्रॉपर्टी है। जिस कैमरा की आंखों में मैं आंखें डालकर देख रहा हूं, वो भी एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो भी एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है यहां पर 9 चीजों से रिलेटेड, ठीक है। याद करो, कैपिटल गेन्स में कैपिटल एसेट के एक्सेप्शंस में हम लोगों ने बात की थी पर्सनल इफेक्ट्स की, और पर्सनल इफेक्ट्स के 6 एक्सेप्शंस थे। जेडीपी साओ, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। इन्हीं में 3 और जोड़ने हैं, शेयर्स, सिक्योरिटीज और बुलियन, ठीक है। इन्हीं में 3 और जोड़ने हैं। तो हम लोग बात करते हैं एसएस जेडीपी साओब, एसएस जेडीपी साओब, शेयर्स, सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट और बुलियन। तो मूवेबल प्रॉपर्टी में यही सारी चीजें आती हैं, शेयर्स, सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट और बुलियन। इसके अलावा कोई भी और प्रॉपर्टी, चाहे वो आपके कितने ही प्रिय क्यों नहीं हो, चाहे वो कितने करोड़ रुपए की भी क्यों ना हो, वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। मतलब अगर कोई मुझे मर्सिडीज बेंज गिफ्ट करता है, तो क्या वो मेरे लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगी? मैं कहूंगा नो। क्यों? क्योंकि कार इज नॉट कवर्ड इन दीज 9 आइटम्स, ठीक है। अगर कोई मुझे एक बहुत ही बड़ी सी घड़ी, बहुत ही प्यारी सी घड़ी गिफ्ट करता है, लेट्स से समबडी गिफ्ट्स मी अ रोलेक्स, ठीक है, लेट्स से समबडी गिफ्ट्स मी अ रोलेक्स। समबडी क्यों? आप ही लोग सीए बनने के बाद इतने करोड़ों कमाओगे, आपको लगेगा अरे यार सर को 10 रोलेक्स ऐसे फ्री में दे दो,
ठीक है, तो अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि इफ सपोज यू आर गिविंग मी रोलेक्स, तो अब ये रोलेक्स जो है ये मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में है ही नहीं, ठीक है, इट मे बी वर्थ करोर्स बट इट्स नॉट डिफाइंड एज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, तो ये मेरे हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी, ये कंप्लीटली मेरे हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ठीक है। हम लोगों ने इसका मतलब समझ लिया कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, ओनली दीज आर कवर्ड इन सेक्शन 56 to 10। तो मूवेबल प्रॉपर्टी आपको दो तरीके से मिल सकती है, या तो मूवेबल प्रॉपर्टी आपको फ्री में मिल जाएगी, अगर फ्री में मिल जाएगी तो साल भर में जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टीज मिली उनकी एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू देखो, उनकी फेयर मार्केट वैल्यू अगर 50,000 रुपीज से ज्यादा है तब पूरी वैल्यू टैक्सेबल है, अदरवाइज नहीं है। साल भर में मुझे मूवेबल प्रॉपर्टीज की फेयर मार्केट वैल्यू जो कि फ्री में मिली उसकी फेयर मार्केट वैल्यू अगर 40,000 रुपीज होगी तो एक पैसा टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन साल भर में अगर ये 60,000 रुपीज हो जाएगा तो दी एंटायर 60,000 रुपीज विल बी टैक्सेबल, नॉट जस्ट द डिफरेंस ऑफ 10,000 रुपीज, राइट। अब मूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपको डिस्काउंट पर मिलती है, मूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपको डिस्काउंट में मिलती है तो हम डिस्काउंट्स की एग्रीगेट वैल्यू देखेंगे, ठीक है। डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया कि 1 लाख की प्रॉपर्टी मुझे 70,000 में मिल गई, ठीक है, 1 लाख की प्रॉपर्टी मुझे 70,000 में मिल गई, तो मेरा कंसिडरेशन कितना हुआ, 70,000 रुपए हुआ, और फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी, फेयर मार्केट वैल्यू इसकी 1 लाख थी, तो मेरे लिए गिफ्ट वाला अमाउंट कितना हो गया, मेरे लिए गिफ्ट वाला अमाउंट हो गया 30,000। तो ऐसे जितने भी मेरे डिस्काउंट्स हैं साल भर के सारे डिस्काउंट्स को मैं टोटल करूंगा, और अगर सारे के सारे डिस्काउंट्स का टोटल 50,000 रुपीज क्रॉस कर जाता है तब तो ये मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अदरवाइज ये मेरे हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, अदरवाइज ये टैक्सेबल नहीं होगा। तो देखो, इफ इट इज रिसीव्ड फॉर फ्री देन द एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू अगर 50,000 रुपीज से ऊपर है तब फुल्ली टैक्सेबल है। इफ इट इज रिसीव्ड एट अ डिस्काउंट देन एग्रीगेट डिस्काउंट दैट इज एफएमवी माइनस कंसिडरेशन अगर 50,000 रुपीज क्रॉस कर जाता है देन द टैक्सेबल अमाउंट विल बी एफएमवी माइनस कंसिडरेशन, ठीक है। ये तो हम लोगों ने मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में भी बात कर ली। अब हम बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब आप सब लोग समझते हो लैंड या बिल्डिंग। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी या तो मुझे फ्री में मिल सकती है या तो ये भी मुझे डिस्काउंट पे मिल सकती है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है वो क्या है, वो है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। तो अगर मुझे और यहां पे जैसे हम लोगों ने मनी और मूवेबल प्रॉपर्टीज में क्या देखा था, साल भर की एग्रीगेट वैल्यू का टोटल देखा था, ठीक है, साल भर की टोटल वैल्यू देखी थी। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी में हम लोग साल भर की टोटल वैल्यू नहीं देखते, इमूवेबल प्रॉपर्टी में हम लोग पर प्रॉपर्टी देखते हैं। तो अगर मुझे 10 इमूवेबल प्रॉपर्टीज मिली, 10 की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अगर 50,000 से कम थी, इवन दो टोटल मिला के वो टोटल मिला के वो 5 लाख रुपए भी बन जा रहे हैं, 4 लाख रुपए भी बन जा रहे हैं, तब भी मेरे हाथ में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में यू हैव टू लुक एट पर प्रॉपर्टी, हर प्रॉपर्टी, एवरी प्रॉपर्टीज वैल्यू शुड एक्सीड 50,000 रुपीज एंड व्हाट वैल्यू, व्हिच वैल्यू, द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी मुझे फ्री में मिल रही है तो मुझे देखना होगा कि क्या इस इमूवेबल प्रॉपर्टी की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50,000 रुपीज क्रॉस कर रही है। अगर कर रही है तो फुल्ली टैक्सेबल, अदरवाइज इट्स नॉट टैक्सेबल। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी मुझे डिस्काउंट में मिलती है तो अगर 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी लेट्स से 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी लेट्स से मुझे 70 लाख रुपीस में मिल जाती है, तो 30 लाख रुपीस का मेरा डिस्काउंट हो गया, 30 लाख रुपीस का मुझे डिस्काउंट मिल गया। नाउ विल दिस डिस्काउंट बी टैक्सेबल और नॉट, इसके बारे में हम लोग यहां पर देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो लॉ ने कहा कि जो भी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है, जो भी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है वो क्या आपके कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा है, वही जैसे कैपिटल गेन्स में हम लोगों ने सेक्शन 50 सी में किया था, पीजीबीपी में हम लोगों ने सेक्शन 43 सीए में किया था, उसी तरह से हम लोग यहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी के गिफ्ट्स के बारे में भी बात कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना। अगर मान लो 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मुझे 70 लाख रुपए में मिल जा रही है, मतलब मुझे 30 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल गया, तो 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया, तो द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 1 करोड़ रुपीस, ठीक है। 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का मतलब हो गया स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 1 करोड़ रुपीस। अब अगर किसी भी प्रॉपर्टी की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़ रुपीस है और मैंने उसको 70 लाख रुपीस दिए हैं, तो बताओ क्या 1 करोड़ रुपीस इज ग्रेटर देन 110% ऑफ 70 लाख रुपीस? ऑफ कोर्स, क्योंकि 70 लाख रुपीस का 110% कितना आएगा, 77 लाख रुपीस, और 1 करोड़ तो 77 लाख रुपीस से तो ज्यादा है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, क्या इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, मतलब 1 करोड़ रुपीस माइनस 70 लाख रुपीस, क्या इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, क्या ये डिफरेंस 50,000 रुपीस से ज्यादा है? अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो जो भी डिफरेंस होता है वो मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाता है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एंड ऑफ कोर्स यहां पर भी हम लोग पर प्रॉपर्टी देखते हैं, मतलब 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मैंने 70 लाख रुपए देकर खरीद ली। अब क्या 1 करोड़ रुपए 70 लाख के 110% से ज्यादा है? यस है। क्या 1 करोड़ माइनस 70 लाख 50,000 रुपीज से ज्यादा है? वो भी है। तो अब मेरे लिए पूरा का पूरा 30 लाख रुपीज टैक्सेबल हो जाएगा। एंड यहां पर भी हम लोग पर प्रॉपर्टी की वैल्यू देखते हैं, ठीक है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में देखो, रिसीव फॉर फ्री, पर प्रॉपर्टी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 50,000 रुपीस है देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल। अगर रिसीव्ड एट डिस्काउंट, इफ बोथ द कंडीशन सैटिस्फाई, एसडीवी माइनस कंसिडरेशन ग्रेटर देन 50,000 रुपीस एंड एसडीवी इज ग्रेटर देन 110% ऑफ द कंसिडरेशन, देन द टैक्सेबल अमाउंट इज एसडीवी माइनस कंसिडरेशन, ठीक है। एसडीवी वैल्यूज स्टैंप ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन, ओके।
अब यहां पर कुछ हम लोगों के पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला कि आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन सी वाली डेट की लोगे, अग्रीमेंट वाली डेट की लोगे या रजिस्ट्रेशन वाली डेट की लोगे। तो ये बिल्कुल जैसा हम लोगों ने कैपिटल गेन्स में पढ़ा था कि अगर अग्रीमेंट वाली डेट पर आपको कुछ भी एडवांस मनी मिल चुका है इन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, तब तो हम लोग अग्रीमेंट वाली डेट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे। असेसी डिससैटिस्फाइड है, अगर असेसी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से डिससैटिस्फाइड है तो वो असेसिंग ऑफिसर के पास जा सकता है और असेसिंग ऑफिसर से कह सकता है कि एक वैल्यूएशन ऑफिसर को भेज दो, मेरे घर में मौजूद का है, आओ तीनों बैठ के रात को मैगी खाएंगे। डन। तो दिस इज सेम एज कैपिटल गेन्स। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अराइजेस, नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अराइजेस, बहुत ध्यान से आप लोग मेरी बात सुनना। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अराइजेस, ठीक है, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। ये है सपोज ए और ये है सपोज बी, ठीक है। ए ने प्रॉपर्टी बेची बी को, ए ने प्रॉपर्टी बेची बी को, ठीक है। प्रॉपर्टी की एसडीबी कितनी थी, प्रॉपर्टी की एसडीबी थी 1 करोड़ रुपए, बहुत ध्यान से देखना। प्रॉपर्टी की एसडीबी कितनी थी, प्रॉपर्टी की एसडीबी थी 1 करोड़ रुपए, ठीक है। अब बी के लिए क्या 30 लाख रुपए की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आएगी। बी ने सपोज ए को 70 लाख रुपए दिया, हमारा वही वाला एग्जांपल है जो हम लोग अभी ले रहे थे कि 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी 70 लाख रुपए में हुई, ठीक है। तो एसडीबी इज 1 करोड़ रुपए एंड कंसिडरेशन में यहां पर लिख देता हूं, कंसिडरेशन इज 70 लाख रुपए, कंसिडरेशन है 70 लाख रुपए। तो अब आप मुझे बताओ, क्या बी 30 लाख रुपए पर टैक्स देगा, क्या बी 30 लाख रुपए पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स देगा? यस, बी जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स देगा। बहुत ध्यान से एक बात मैं आप लोगों के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जब ए सेल करेगा प्रॉपर्टी को तो ए के लिए कैपिटल गेन्स के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या हो जाएगी, ए के लिए कैपिटल गेन्स के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगी, 1 करोड़ या 70 लाख? 1 करोड़, बिकॉज द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज ग्रेटर देन 110% ऑफ द कंसिडरेशन। तो जब ए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालेगा तो वो 1 करोड़ रुपए हो जाएगी। एंड बी को भी 30 लाख रुपीस के ऊपर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। बी को भी 30 लाख रुपीस पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स देना पड़ेगा 56 टू 10 में। ये लॉ ने डबल टैक्सेशन जानबूझ के डाला हुआ है क्योंकि दोनों के दोनों गलती कर रहे हैं। ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से बहुत सस्ते में प्रॉपर्टी बेच रहा है, तो भाई तेरे लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बढ़ा दी तो तू 30 लाख रुपए एक्स्ट्रा पर टैक्स देगा अब, ठीक है। एंड ये जो बी है इसने भी तो गलती की, इसने भी गलत का साथ दिया, इसने भी कहा चल ठीक है मैं 70 लाख में खरीद लेता हूं प्रॉपर्टी को, तो तू भी 30 लाख पर टैक्स दे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, ठीक है। बिकॉज बोथ द पार्टीज आर एट फॉल्ट, बिकॉज बोथ द पार्टीज आर एट फॉल्ट, इसलिए दोनों लोगों को पेनलाइज किया गया है। इसको कैपिटल गेन्स में पेनलाइज किया है, इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पेनलाइज किया है। ऑलराइट, बात अब यहां पर खत्म नहीं होती है। बी को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पेनलाइज तो कर दिया, बात यह आती है कि बी के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी। जब बी इस प्रॉपर्टी को आगे चलकर सी को बेचने की कोशिश करेगा तो बी ने सपोज आगे चलकर ये प्रॉपर्टी 2 करोड़ रुपए में बेची, ठीक है। बी ने सपोज ये प्रॉपर्टी आगे चलकर सी को 2 करोड़ रुपए में बेची, तो बी के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो 2 करोड़ रुपए आ गया, लेकिन बी के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? क्या बी के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये होगी 70 लाख रुपीस या बी के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 करोड़ रुपए होगी? तो यहां पर लॉ कहता है कि देखो, अगर बी ने 30 लाख रुपए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पे कर दिया, अगर बी ने 30 लाख रुपए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पे किया था जब इसने ए से प्रॉपर्टी खरीदी थी, तब तो जब भी बी आगे प्रॉपर्टी को बेचेगा तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी कंसिडर्ड एज 1 करोड़ रुपीस, क्योंकि अब ये जो 30 लाख रुपए इस पर बी टैक्स दे चुका है, ठीक है, इस पर बी टैक्स दे चुका है, तो द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी 1 करोड़ रुपीस। लेकिन अगर मान लो बी ने 30 लाख रुपए का आईएफओएस ना दिया होता, अगर मान लो बी ने 30 लाख रुपए का आईएफओएस ना दिया होता, तो यहां पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में हम लोग क्या लेते? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में हम लोग 70 लाख रुपीस लेते, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में हम लोग 70 लाख रुपीस लेते। अब एक जेन्युइन क्वेश्चन आएगा कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि बी जो है वो टैक्स ही ना दे, ऐसा कैसे हो सकता है कि बी टैक्स ही ना दे? तो आगे चलकर अभी हम लोग पढ़ेंगे कि अगर आपको रिलेटिव से कोई भी प्रॉपर्टी मिलती है, अगर आपको रिलेटिव से कोई भी प्रॉपर्टी मिलती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, तो वो आपके हाथ में टैक्स फ्री हो जाती है, उस पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का कोई टैक्स नहीं लगता। मेरे पापा अगर मुझे 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी भी ऐसी फ्री में दे दें, मेरे पापा अगर 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मुझे ऐसी फ्री में दे दें, तो मेरे हाथ में कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाली लायबिलिटी नहीं आएगी। वो अलग बात है कि पापा ही उसके डीम्ड ओनर माने जाएंगे अगर मैं माइनर होता तो, ठीक है। अभी तो मैं माइनर हूं नहीं, तो अगर मेरे पापा ने मुझे 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी एमआई गिफ्ट में दे दी, अगर मेरे पापा ने 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मुझे एमआई गिफ्ट में दे दी, तो मेरे हाथ में कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाली लायबिलिटी या टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन सर फिर आपके पापा के हाथ में तो कोई टैक्सेबिलिटी आएगी नहीं, उनके हाथ में भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि कैपिटल गेन्स में सेक्शन 47 में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर आप गिफ्ट देते हो किसी को तो उसको ट्रांसफर ही नहीं कंसिडर किया जाता। अगर आप गिफ्ट देते हो किसी को तो उसको तो ट्रांसफर ही नहीं कंसिडर किया जाता ना।
हम लोगों ने पिछली वाली क्लास में कैपिटल गेन्स में इस चीज के बारे में बात की थी, ठीक है। तो अगर पापा मुझे 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी देते हैं तो पापा के हाथ में कोई कैपिटल गेन्स में टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी, मेरे हाथ में कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाली लायबिलिटी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मुझे गिफ्ट मिला है रिलेटिव से। अब इस केस में जब मैं ये वाली प्रॉपर्टी आगे बेचूंगा, अब इस केस में जब मैं ये वाली प्रॉपर्टी आगे बेचूंगा तो मेरे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी 1 करोड़ रुपीस। नो, यस, मेरे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी जो पापा की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी। मेरे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी जो पापा की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, ठीक है। अभी मैं आपको उसका भी एग्जांपल दूंगा, पहले हम लोग इसको एक बार फिर से क्लैरिफाई करते हैं। ए ने बी को प्रॉपर्टी बेची 70 लाख रुपए में। ए ने बी को प्रॉपर्टी बेची 70 लाख रुपए में। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़ रुपए की थी, ठीक है। ए और बी अगर रिलेटेड नहीं है तो ए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 1 करोड़ कंसिडर करेगा, बी के लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अराइज हो जाएगी इनकम। कितनी है इनकम? 30 लाख रुपए। अब क्योंकि बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये टैक्स दे चुका है, इसलिए जब बी आगे ये वाली प्रॉपर्टी बेचेगा तो बी के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी कंसिडर्ड एज 1 करोड़ रुपीस, नॉट 70 लाख रुपीस, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ए और बी रिलेटिव होते, अगर मान लो ए और बी रिलेटिव्स होते तो बी के हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आती। बी के हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आती। अगर बी के हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आती तो जब बी इस प्रॉपर्टी को आगे बेचता तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 70 लाख रुपीस ही कंसिडर की जाती है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 70 लाख रुपीस ही कंसिडर की जाती। तो देखो cost of acquisition and date of acquisition for receiver of gift at the time of further sale of the property। तो टैक्स पेड अंडर आईएफओएस, अगर मान लो इसने आईएफओएस में टैक्स पे किया था तो कॉस्ट विल बी कंसिडर्ड एज एसडीवी, डेट विल बी द डेट ऑफ रिसीविंग द गिफ्ट, ठीक है। तो सी के लिए कॉस्ट क्या हो जाएगी? कॉस्ट विल बी एसडीवी। जैसा वही मैंने आपको बताया कि अगर बी ने इस प्रॉपर्टी को जब रिसीव किया था तो उस पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स दिया था। तो जब बी ये वाली प्रॉपर्टी आगे बेचेगा तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी 1 करोड़ रुपीस, ठीक है। लेकिन अगर बी ने आईएफओएस में टैक्स नहीं दिया था तो बी के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी 70 लाख रुपीस, ठीक है। बी के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी 70 लाख रुपीस, बस यही है। तो देखो, if the tax was not paid under IFOS, तो cost will be the cost of the previous owner and date will be date of acquisition of the previous owner, ठीक है। date will be date of acquisition of the previous owner। अब इसके कुछ हम लोगों के पास इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ध्यान से देखो आप लोग इन दोनों नोट्स को। देखो, Section 56 to 10 applies only if the gifts received are capital assets in the hands of the recipient, not stock in trade, raw materials or consumables। मतलब मेरे हाथ में IFOS तभी अट्रैक्ट होगा, मेरे हाथ में कोई भी अगर मुझे गिफ्ट मिलेगी वो मेरे हाथ में IFOS में तभी टैक्सेबल होगी अगर वो प्रॉपर्टी मेरे लिए कैपिटल एसेट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं ज्वेलरी का बिजनेस कर रहा हूं, ठीक है। अगर मान लो मैं ज्वेलरी का बिजनेस कर रहा हूं तो मैं तो ज्वेलरी सस्ते में ही खरीदूंगा ना, तभी तो मैं उसको जब मार्केट वैल्यू पर बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट आएगा, ठीक है। अब अगर 1 करोड़ रुपए की, सपोज 1 लाख रुपए की डायमंड की देंगे और मैं उसको 70,000 रुपीज में खरीदता हूं, ठीक है। तो मैं अगर उसको 70,000 रुपीज में खरीदूंगा और लॉ बोलेगा नहीं 30,000 तुम्हारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इस पे तुम टैक्स दो, मैं कहूंगा भाई हद हो गई। मैं 1 लाख रुपए की डायमंड रिंग 70 में खरीदूंगा तभी तो मैं 1 पर बेचूंगा, तभी तो ये 30,000 रुपए का मुझे प्रॉफिट मिलेगा, तो इस पर मैं तुमको पीजीबीपी में टैक्स दूंगा, ठीक है। तो अगर ये डायमंड रिंग मेरे लिए क्या है? मेरे लिए स्टॉक इन ट्रेड है, रॉ मटेरियल है, कंज्यूमेबल है, तो ये आईएफओएस वाला सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होता। लेकिन अगर ये डायमंड रिंग मान लो मेरे लिए कैपिटल एसेट होती कि मैंने खरीदा, अब ये मेरा कैपिटल एसेट है, ये मेरा पर्सनल इफेक्ट है, ठीक है। अगर ये डायमंड रिंग मेरे लिए कैपिटल एसेट होती तो फिर ये सेक्शन 56 to 10 ट्रिगर हो जाता, ठीक है। गिफ्ट्स बाय रेजिडेंट इंडियन टू नॉन रेजिडेंट एक्सेप्ट कंपनीज आर डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डन। तो ये हमारा गिफ्ट से रिलेटेड कुछ हुआ। और अब हम लोग यहां पर बात करेंगे सर नॉन टैक्सेबिलिटी, मतलब जहां पर ये 56 to 10 नहीं एप्लीकेबल होता, तो नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ 56 to 10 के बारे में हम लोग यहां पर बात करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप लोगों को गिफ्ट रिलेटिव से मिल रही है, इफ यू आर रिसीविंग एनी गिफ्ट्स फ्रॉम रिलेटिव्स, अगर आपको रिलेटिव से गिफ्ट्स मिल रही हैं तो सेक्शन 56 to 10 अट्रैक्ट नहीं होगा। रिलेटिव्स का मतलब क्या है? रिलेटिव्स का मतलब हो जाता है इंडिविजुअल्स के लिए अपने भाई बहन और उनके पति पत्नी, ठीक है। मेरा भाई, मतलब जब भी आप लोग ये पढ़ो ना तो आप लोग हमेशा एक बार अपनी फैमिली मेंबर्स को इमेजिन करना शुरू करो, ठीक है। अपने फैमिली मेंबर्स को आप इमेजिन करो। जैसे मैं क्या करता हूं, पहले भी जब मैं पढ़ता था तो मैं ऐसे ही करता था कि मेरे लिए रिलेटिव्स कौन है, तो लॉ में जो भी लिखा है उसके अकॉर्डिंगली मैं ना अपने फैमिली मेंबर्स के नाम लिखने लगता था। जैसे मेरे भाई का नाम तुषार है, ठीक है, तो मैं लिख दूंगा रिलेटिव में तुषार,
ठीक है। अब मैं लिख दूंगा, अच्छा सिबलिंग्स हो गए, सिबलिंग्स विद स्पाउस हो गया, तो तुषार की वाइफ का नाम है आकांक्षा, तो मैं आकांक्षा भी लिख दूंगा, तो तुषार इज माई रिलेटिव, आकांक्षा इज माई रिलेटिव। ठीक है, उस तरह से आप भी कर सकते हो। डन। उसके बाद पेरेंट्स विद स्पाउस, ठीक है, पापा उनकी वाइफ और मम्मी उनके हस्बैंड, ये भी मेरे रिलेटिव्स हो गए। नेक्स्ट, पेरेंट्स सिबलिंग्स विद स्पाउस। पेरेंट्स सिबलिंग्स विद स्पाउस का मतलब क्या हो गया, पापा के भाई बहन देखो, चाचा जी, ताऊ जी और बुआ जी। ठीक है, यही हो सकते हैं, चाचा जी होंगे या तो ताऊ जी होंगे या तो बुआ जी होंगी, और इनके स्पाउस मतलब चाचा जी की वाइफ चाची जी, ताऊ जी के वाइफ ताई जी, बुआ जी के हस्बैंड फूफा जी, ये सारे मेरे रिलेटिव्स हैं। मम्मी के साइड के रिलेटिव्स या तो मौसी होंगे या तो मामा होंगे, मौसी के हस्बैंड मौसा जी और मामा के हस्बैंड मामी जी। ठीक है, ये दोनों भी, ये सारे मेरे रिलेटिव्स हो गए। लीनियल असेंडेंट्स विद स्पाउस, लीनियल असेंडेंट्स मतलब दादाजी दादी जी नाना जी नानी जी। ठीक है, और लीनियर डिसेंडेंट्स विद स्पाउस, लीनियर डिसेंडेंट्स मतलब कल को चारू और मेरा अगर कोई चुन्नू मुन्नू होता है तो वो भी हमारा रिलेटिव होगा, और उसकी जो भी बीवी होगी या उसका जो भी हस्बैंड होगा वो भी हमारा रिलेटिव हो जाएगा। स्पाउस, मेरी स्पाउस कौन, मेरी स्पाउस चारू मैम, तो चारू इज ऑल्सो माई रिलेटिव। ठीक है, स्पाउसेस सिबलिंग्स विद स्पाउस, अब इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, आप अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का नाम इमेजिन कर सकते हो। सर है ही नहीं, कोई बात नहीं, क्रश होगा, क्रश का नाम इमेजिन करके लिख लो। ठीक है, कि हाँ ये वाली बंदी जो है ये मेरी स्पाउस बनेगी आगे चलकर, तो ये मेरी रिलेटिव हो जाएगी, ये मेरी रिलेटिव हो जाएगी। ये वाला जो बंदा है ये मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा आगे चलकर, या मेरा स्पाउस बनेगा आगे चलकर, तो ये मेरा रिलेटिव हो जाएगा। तो इसको आप लोग लिख सकते हो। एंड ऑफ कोर्स अगर कोई आपका क्रश है तो आप उसके फैमिली मेंबर्स को तो जानते ही होंगे, हाँ ये उसके भैया हैं, ये उसकी भाभी हैं, हाँ। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग अपने लिए भी इमेजिन कर सकते हो। तो स्पाउस के सिबलिंग्स विद स्पाउस, चारू मैम के जो भी भाई बहन हैं, उनके जो भी पति पत्नी हैं, वो सारे के सारे मेरे रिलेटिव्स हैं। स्पाउसेस पेरेंट्स मतलब मेरे सासू माँ और ससुर जी, ये भी मेरे रिलेटिव्स हो गए। एंड स्पाउसेस लीनियल असेंडेंट्स विद स्पाउसेस मतलब चारू मैम के दादाजी दादी जी नाना जी नानी जी, ये सारे भी मेरे रिलेटिव्स हो गए। ठीक है, अच्छा एचयूएफ के लिए रिलेटिव कौन होता है, एचयूएफ के लिए रिलेटिव हो जाता है कोई भी मेंबर ऑफ एचयूएफ। एचयूएफ के लिए कोई भी अगर एचयूएफ का मेंबर होगा तो वो एचयूएफ के लिए रिलेटिव हो जाएगा। मतलब अगर मेंबर ऑफ एचयूएफ ने एचयूएफ को कोई भी प्रॉपर्टी गिफ्ट वगैरह की तो एचयूएफ के हाथ में 56(2)10 एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि एचयूएफ को वो प्रॉपर्टी अपने रिलेटिव से मिली होगी। ठीक है, ऑलराइट, तो हम लोग यहां पर बात कर रहे थे कि किन किन सिचुएशंस में सेक्शन 56(2)10 एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सबसे पहली सिचुएशन हम लोगों ने कहा कि अगर आपको गिफ्ट्स रिलेटिव से मिले तो आपके हाथ में ये टैक्सेबल नहीं होगा। नेक्स्ट, ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिविजुअल्स मैरिज, ये मजेदार बात है, अगर मान लो मेरी शादी है तो शादी पे मुझे करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज भी अगर मिल रही हैं तो भी वो मेरे हाथ में टैक्सेबल नहीं होंगी। ठीक है, तो भी वो मेरे हाथ में टैक्सेबल नहीं होंगी। अंडर अ विल और इनहेरिटेंस, अगर मान लो मुझे वसीयत के थ्रू कुछ भी कुछ भी पैसा वैसा मिल रहा है तो वो भी मेरे हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ द पेयर और डोनर, अगर मान लो किसी इंसान को ऐसा लग रहा है कि यार मैं तो अब मरने वाला हूं, ठीक है, कोई इंसान ऐसे एकदम डेथ बेड पर पड़ा हुआ है और लगता है वो कभी भी जा सकता है, और उसने मरते मरते बोल दिया कि हाँ डब्लू के नीचे बहुत सारे हीरे हैं, ठीक है, डब्लू के नीचे बहुत सारे हीरे हैं और तुम्हें उन हीरो की खोज करनी है, तुम इन लोगों को उन हीरो की खोज करनी है, तो जिसको भी मिलेगा उसके हाथ में टैक्स फ्री फ्रॉम एनी लोकल अथॉरिटी, अगर किसी लोकल अथॉरिटी से कुछ भी मिलता है तो वो भी कंप्लीटली टैक्स फ्री हो जाता है। फ्रॉम फंड, फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल और मेडिकल इंस्टीट्यूशनल या ट्रस्ट, यहां से भी कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आती। बाय वे ऑफ ट्रांसफर, नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर क्लॉजेस, दिस इज, इसको आप लोग इग्नोर कर सकते हो। फ्रॉम इंडिविजुअल टू ट्रस्ट फॉर बेनिफिट ऑफ रिलेटिव, ठीक है, फ्रॉम इंडिविजुअल टू ट्रस्ट फॉर बेनिफिट ऑफ रिलेटिव, ये सब भी उतने इंपॉर्टेंट है नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ पर्संस अंडर कंडीशंस, मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सपेंडिचर, कोविड वोविड वाली चीजें अब ये सब उतनी रेलेवेंट नहीं है, इन सबको आप लोग जाने दे सकते हो। ठीक है, अब गिफ्ट से रिलेटेड हम लोगों के पास जितने भी प्रोविजंस थे वो सारे के सारे हो गए। आप लोग देख सकते हो स्कैनर में हम लोग ने यहाँ पर टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस दिए हुए, तो यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक तो हम लोगों ने डिविडेंड एंड डीम डिविडेंड चूज किया, क्योंकि स्कैनर में जो भी टॉपिक्स हैं वो आईसीएआई के स्टडी मटेरियल के बेसिस पे डाले हुए हैं। ठीक है, तो आईसीआई के स्टडी मटेरियल में सबसे पहले डिविडेंड और डीम डिविडेंड वाला टॉपिक था, तो हम लोगों ने वो वाले टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन डाले हैं। लेकिन उसके बाद जब टॉपिक नंबर 2 पे आओगे आप लोग, तो टॉपिक नंबर 2 पे आपको गिफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग स्कैनर, कि आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने माइंड मैप से कोई भी चीज पढ़ी, आपने माइंड मैप से किसी भी चीज का रिवीजन किया, उसके बाद फिर आपने स्कैनर से ये पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, तो स्कैनर से उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपने क्वेश्चंस करने शुरू कर दिए, तो आरटीपीज, एमटीपीज, पीवाईक्यू सारे के सारे आपने वहां यहां से कर लिया। ठीक है, अब जब हमारे पास गिफ्ट्स खत्म हो गया है तो अब हम लोग आ जाते हैं डिविडेंड और डीम डिविडेंड पे। तो कैपिटल गेन्स वाला रिवीजन करते हुए मैंने आप लोगों को बताया था कि
कई कैपिटल गेन्स वाला रिवीजन करते हुए मैंने आपको बताया था कि बहुत साल पहले ऐसा होता था, आई थिंक प्रीवियस ईयर 2021 से पहले ऐसा होता था कि जब भी कंपनीज आपको डिविडेंड देती थी तो कंपनीज को ही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ता था। लेकिन अब प्रीवियस ईयर 2021 ऑनवर्ड्स क्या हो गया है कि जो भी डिविडेंड आपको मिलता है वो आप ही के हाथ में टैक्सेबल हो जाता है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और कंपनीज के हाथ में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आती है। बहुत पहले क्योंकि कंपनीज को टैक्स देना पड़ता था तो कंपनीज ने अलग अलग पैंतरे अपनाने शुरू कर दिए थे, जिससे वो कंपनीज कहती थी कि हम डिविडेंड थोड़ी दे रहे हैं, हम तो कुछ भी दे रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो वहां के पर लॉ ने ये बोला था कि ठीक है आप कुछ भी दो अपने शेयर होल्डर्स को, लेकिन अगर वो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जितना है या अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से कम है तो जितना भी पैसा आप दे रहे हो उसको डिविडेंड ही माना जाएगा, आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन तो मतलब ये सारी डीम डिविडेंड वाली चीजें थी। ठीक है, ये सारी डीम डिविडेंड वाली चीजें थी। इसके बारे में हम लोगों ने कैपिटल गेन्स वाले चैप्टर में बात की थी कि अगर मान लो किसी कंपनी के पास अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स 1 लाख रुपए के पड़े हुए हैं और वो अपने शेयर होल्डर को लेट्स से 70,000 रुपीज देता है, वो अपने शेयर होल्डर को लेट्स से 70,000 रुपीज देती है, तो ये 70,000 रुपीज को डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा क्योंकि अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स 1 लाख रुपए तक के पड़े। मान लो वो कंपनी अपने शेयर होल्डर को 1,50,000 रुपीज देती है, तो 1 लाख रुपीज तक का जितना भी अमाउंट कंपनी ने दिया है उसको डिविडेंड मानते थे और 50,000 रुपीज वो अलग माना जाता था। ठीक है, वो अलग माना जाता था। तो अब ये जो 1 लाख रुपीज है, मतलब टू दी एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अगर कंपनी आपको कुछ भी पैसा देती है तो वो अब डिविडेंड, वो डीम्ड डिविडेंड माना जाता है। ठीक है, पहले इस डीम डिविडेंड पर कंपनी को टैक्स देना होता था, बट क्योंकि डीम डिविडेंड भी डिविडेंड का पार्ट ही होता है इसलिए अब आपको एज अ शेयर होल्डर ही इस पर टैक्स देना होता है। डिविडेंड पर नॉर्मल स्लैब रेट से आपका टैक्स लगता है, और अगर मान लो कंपनी आपको डिविडेंड देती है तो उस पर 10% का टीडीएस काटने के बाद देती है। ठीक है, तो आपको अपनी इनकम में ग्रॉस वैल्यू इंक्लूड करनी होती है, जो हम लोगों ने इनकम फ्रॉम सैलरीज वाले चैप्टर में जिसके बारे में बात की थी। ठीक है, कि कंपनी आपके बैंक अकाउंट में भले ही टीडीएस कट के पैसा आएगा लेकिन आप अपनी इनकम में ग्रॉस वैल्यू ही इंक्लूड करोगे। ठीक है, आप अपनी इनकम में ग्रॉस वैल्यू इंक्लूड करोगे। ठीक है सर, डिविडेंड एंड डीम डिविडेंड में हम लोग सबसे पहले यहां पर बात करते हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स। तो देखो, dividend from domestic companies taxed under income from other sources from previous year 2021, and dividend from foreign company also taxed under income from other sources। तो फॉरेन कंपनी वाली जो भी डिविडेंड होता है वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है, और डोमेस्टिक कंपनी से जो भी डिविडेंड मिलता है वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है, टैक्स का प्रोसेस क्या होता है, तो शेयर होल्डर्स और यूनिट होल्डर्स के हाथ में क्या होता है, इट इज टैक्स एट नॉर्मल रेट्स, इट इज टैक्स एट नॉर्मल रेट्स। और मजे की बात यहां पर आप लोग सुनना कि इंटरेस्ट एक्सपेंस इज अलाउड अप टू 20% ऑफ द ग्रॉस अप वैल्यू। अब भाई साहब ये इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या होता है, तो दिस इज समथिंग वेरी रॉन्ग दैट पीपल डू, जो आप लोगों को कभी करना नहीं चाहिए। व्हाट पीपल डू इज वो लोग बैंक से लोन लेते हैं और लोन लेकर ये पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, बैंक से लोन लेते हैं और लोन लेकर ये वाला पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाता है। राइट, तो जाहिर सी बात है अगर लोन लेते हैं तो लोन पर इंटरेस्ट लगेगा, तो यहां पर उस वाले इंटरेस्ट के बारे में बात हो रही है कि हमने लोन लिया, लोन लेकर हम लोगों ने शेयर्स में डाला, शेयर्स में डाला तो हमें डिविडेंड मिला। अब ये डिविडेंड कमाने के लिए हमने जो लोन लिया उस लोन पर जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो बेसिकली वी स्पेंट दैट इंटरेस्ट कॉस्ट टू अर्न दिस डिविडेंड इनकम। ठीक है, वी स्पेंट दैट इंटरेस्ट कॉस्ट टू अर्न दिस डिविडेंड इनकम। तो इस इंटरेस्ट का डिडक्शन दो हमें डिविडेंड वाली इनकम में से। लॉ कहता है कि डिडक्शन मिलेगा बट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ द ग्रॉस वैल्यू ऑफ डिविडेंड। ठीक है, मतलब अगर आपको डिविडेंड 1 लाख रुपए का मिला तो टीडीएस कटने के बाद 90,000 रुपीज आएगा। ठीक है, टीडीएस कटने के बाद आपके बैंक अकाउंट में 90,000 रुपीज आएगा, बट द ग्रॉस वैल्यू ऑफ द डिविडेंड इज व्हाट, 1 लाख रुपीज। ठीक है, द ग्रॉस वैल्यू ऑफ द डिविडेंड इज 1 लाख रुपीज। तो जितना भी आप इंटरेस्ट पे करोगे उस इंटरेस्ट का आपको कितने पोर्शन का रिडक्शन मिलेगा, 1 लाख रुपीज जो आपकी ग्रॉस डिविडेंड वैल्यू है उसका 20% यानी 20,000 रुपीज। तो अगर सपोज आपने इंटरेस्ट 25,000 रुपीज पे किया तो आपको रिडक्शन सिर्फ 20,000 रुपीज का मिलेगा। अगर आपने इंटरेस्ट ही 15,000 रुपीज का पे किया तो आपको पूरे के पूरे 15,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ग्रॉस डिविडेंड का मतलब क्या होता है, नेट डिविडेंड डिवाइडेड बाय 90%। ठीक है, नेट डिविडेंड डिवाइडेड बाय 90%, इससे ग्रॉस वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ऑलराइट, लेकिन अब कंपनी के हाथ में या म्यूचुअल फंड्स के हाथ में क्या होता है, उनको कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं देना होता, लेकिन हाँ उन्हें टीडीएस काटना होता है। एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं, अगर कंपनी आपको 10,000 रुपए से ज्यादा देती है डिविडेंड, अगर कंपनी आपको 10,000 रुपए से ज्यादा डिविडेंड दे रही है या कोई म्यूचुअल फंड आपको 10,000 रुपए से ज्यादा का डिविडेंड दे रहा है, तो उसको टीडीएस काटना होगा 10% के रेट से। तो नो टैक्स लायबिलिटी ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स अंडर सेक्शन 115 ओ या 115 आर, टीडीएस एट 10% अंडर सेक्शन 194 या 194 के डिडक्टेड अनलेस शेयर होल्डर इज एन इंडिविजुअल, dividend is paid other than in cash and aggregate dividend is less than equal to 10,000 rupees in a financial year। ठीक है, अगर आप एक इंडिविजुअल हो, आपको 10,000 रुपए से कम का डिविडेंड मिल रहा है और आपको कैश के अलावा किसी और मोड में डिविडेंड दिया गया है तो टीडीएस नहीं लगता है। डन। Similar exemption for mutual fund income payable less than equal to
10,000 रुपीज। तो ये तो हमारी डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी निकल कर आई। जो भी डिविडेंड्स मिलते हैं आपको शेयर से या फिर म्यूचुअल फंड से, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाते हैं। ठीक है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस का आपको रिडक्शन मिलता है टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ द ग्रॉस वैल्यू। अब हम लोग आगे चलेंगे और हम लोग बात करेंगे डीम्ड डिविडेंड के बारे में। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे डीम डिविडेंड के बारे में। डीम डिविडेंड के लिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 आया है और सबसेक्शन 22 के अंदर 6 क्लॉजेस आ गए ओवर टाइम। इनिशियली जब इन लोगों ने लॉन्च किया था तो कम क्लॉजेस थे, लेकिन इवेंचुअली क्लॉजेस बढ़ते गए और इन्हीं में से एक क्लॉज में इस बार अमेंडमेंट आया है जिससे रिलेटेड मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखो, अमाउंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलोज आर डीम्ड टू बी डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। आई होप अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के एक्सटेंट तक ही हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है वही तो शेयर होल्डर्स को बांटा जाता है। तो आप ये दिखा रहे हो कि हमें प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट तो हम शेयर होल्डर्स को दिखा नहीं रहे, तो अगर प्रॉफिट तो हम शेयर होल्डर्स को दे नहीं रहे, अगर आपको प्रॉफिट हुआ और इस प्रॉफिट को आप शेयर होल्डर्स को नहीं दे रहे, इसका मतलब आपने प्रॉफिट इकट्ठा करके रखा हुआ है। और अक्यूमुलेटेड का मतलब ही क्या होता है, इकट्ठा करके रखना। तो अगर आपने प्रॉफिट कमाया हुआ है, आप इनको शेयर होल्डर्स को नहीं दे सॉरी अगर आपने प्रॉफिट कमाया हुआ है, आप इस प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स को नहीं दे रहे हो, मतलब आपने प्रॉफिट को अक्यूमुलेट करके रखा हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट आप दे नहीं रहे, शेयर होल्डर्स को आप दुनिया भर के एसेट्स और इधर उधर की चीजें दिए जा रहे हो। तो मतलब जितना भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वहां तक हम लोग मान लेंगे कि आपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया है, और वो अब शेयर होल्डर्स के हाथ में डिविडेंड की तरह से ही टैक्सेबल होगा, मतलब नॉर्मल स्लैब रेट्स पे ही टैक्सेबल होगा। ठीक है, अब इसमें हम लोगों के पास अलग अलग क्लॉजेस हैं। तो सेक्शन 222 ए बात करता है डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूशन एंटेलिंग रिलीज ऑफ कंपनीज एसेट्स। इसके बारे में डिटेल में आप लोग सीए फाइनल में पढ़ोगे, सीए इंटरमीडिएट लेवल पर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंपल सा बेसिक सा फंडा है कि जितने भी एसेट्स अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है, तो टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएंगे अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एज डीम्ड डिविडेंड। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर स्टॉक, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स, बोनस टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ये भी आप लोगों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ठीक है, 222A और 222B हम लोगों के मतलब का बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 222C हमारे मतलब का है। और इसके बारे में 222C के बारे में हम लोगों ने कैपिटल गेन्स में भी बात की थी जब हम लोगों ने लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज वाला टॉपिक पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि जब भी कंपनी वाइंड अप होती है, जब भी कंपनी लिक्विडेट कर रही होती है, तो वो अपने शेयर होल्डर्स को एसेट्स देती है, मनी देती है, और उस समय जितना भी पैसा कंपनी शेयर होल्डर्स को मिलता है उतना शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाता है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज टू द एक्सटेंट ऑफ कंपनीज अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। वैसे तो शेयर होल्डर के हाथ में दैट इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, क्योंकि शेयर होल्डर क्या करता है, अपने शेयर्स देता है। आई होप एवरीथिंग इज स्टार्टिंग टू मेक सेंस नाउ। ठीक है, कैपिटल गेन्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर किसी शेयर होल्डर, अगर कोई कंपनी वाइंड अप हो रही है तो शेयर होल्डर तो अपना शेयर देगा, उसको पैसा मिल रहा है, तो उसके लिए तो कैपिटल गेन्स हो गया। यस, कैपिटल गेन होता है। जितने भी एसेट्स और जितना भी पैसा कंपनी से मिलता है वो शेयर होल्डर के हाथ में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाता है। लेकिन जितना भी पैसा उसमें से कंपनी की अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक है उसको माइनस कर दिया जाता है वहां से। क्यों माइनस कर दिया जाता है? क्योंकि वो डीम्ड डिविडेंड की तरह से टैक्सेबल होता है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अंडर सेक्शन 222C। ठीक है, तो देखो 222C इज एन इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके लिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लिक्विडेशन, तो एसेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन लिक्विडेशन पीरियड एज डीम्ड डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। डन। 222C हो गया, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 222D बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑन रिडक्शन ऑफ कैपिटल, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए इस बार है मई 26, सितंबर 26 और जनवरी 27। ठीक है, मई 26, सितंबर 26 और जनवरी 27। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए है वो है सेक्शन 222E। वो क्या है? वो है सेक्शन 222E। ये है सेक्शन 222E। ये तो ब्राउन कलर आ गया ना, मुझे रेड चाहिए। ये रहा रेड। ठीक है, ये रहा रेड। तो जो सबसे ज्यादा सेक्शन आप लोगों के लिए है मई 26, सितंबर 26 और जनवरी 27 के लिए, वो है सेक्शन 222E। सेक्शन 222E कहता है कि अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यानी क्लोजली हेल्ड कंपनी, यानी अ कंपनी विच इज नॉट अ कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड, लॉ ऐसे ऐसे टर्म्स यूज करता है। ठीक है, ICAI ऐसे ऐसे टर्म्स यूज करता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं बोलेगा, वो बोलेगा क्लोजली हेल्ड कंपनी, या फिर वो बोलेगा अ कंपनी which is not a company in which public are substantially interested। वो सीधा ये भी नहीं बोलेगा this is a company in which public are not substantially interested ना, इतना सीधा बोल देगा तो आप लोगों को हिंट नहीं मिल जाएगा। वो बोलेगा
दिस इज अ कंपनी विच इज नॉट अ कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड। तो अब आप घुमा फिराकर सोचोगे कि अच्छा, तो मतलब ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने किसी ऐसे शेयर होल्डर को लोन देती है, ध्यान से सुनना, अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने किसी ऐसे शेयर होल्डर को लोन देती है जिस शेयर होल्डर का उस कंपनी में 10% से ज्यादा के शेयर होल्डिंग है, ठीक है, एक कोई शेयर होल्डर है, ठीक है, सपोज मैं निशांत कुमार, मेरा शुचिता प्रकाशन में सपोज 15% की शेयर होल्डिंग है। शुचिता प्रकाशन इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। शुचिता प्रकाशन जो ये स्कैनर्स पब्लिश करती हैं और जो मेरी इनकम टैक्स और जीएसटी की सेल्फ स्टडी बुक्स पब्लिश करती हैं, तो शुचिता प्रकाशन में मेरा सपोज कितना परसेंट स्टेक है, मान लेते हैं 15% स्टेक है। अब अगर शुचिता प्रकाशन मुझे 1 करोड़ रुपए का लोन देती है और शुचिता प्रकाशन के पास सपोज 70 लाख रुपीस के अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, तो मेरे हाथ में दिस विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ 70 लाख रुपीस। 1 करोड़ रुपए का शुचिता प्रकाशन ने मुझे लोन दिया, 30 लाख रुपीस को डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा, लेकिन 70 लाख रुपीस को डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा। तो अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने किसी ऐसे शेयर होल्डर को लोन देती है जिस शेयर होल्डर का उस कंपनी के पास 10% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग है, तो वो शेयर होल्डर के हाथ में डीम्ड डिविडेंड माना जाता है टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ठीक है, टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। देखो, loan or advance by closely held company to shareholder with substantial interest not in the ordinary course of money lending or money lending not the main business। मान लो शुचिता प्रकाशन का मेन काम ही मनी लेंडिंग वाला होता तो फिर ऐसा नहीं होता, ठीक है। मतलब अगर कोई बैंक है, बैंक में किसी का अगर 10% से ज्यादा का स्टेक है और बैंक उसको लोन दे रहा है, तो फिर ये 222E अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ, loan to the shareholder holding greater than 10% equity treated as deemed dividend to the extent of accumulated profits, ठीक है, 10% से ज्यादा की अगर शेयर होल्डिंग है तो। अब इस वाले क्लॉज से बचने के लिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, मेरी कंपनी है kumarnishant.com, kumarnishant.com में या सीए निशांत कुमार में या निशांत कुमार क्लासेस में मेरा 20% से ज्यादा स्टेक है, मतलब मेरा यहां पर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। मेरा यहां पर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है 20% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग। तो मेरा सीए निशांत कुमार के अंदर, kumarnishant.com के अंदर मेरा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। ऑब्वियसली 20% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग तो होगी ना। मैं शुचिता प्रकाशन से कहता हूं कि देखिए, मैं आपके 10% शेयर से ज्यादा होल्ड करता हूं, ठीक है, आप मुझे अगर देंगे तो मेरे ऊपर डीम डिविडेंड लग जाएगा। आप एक काम करिए, आप सीए निशांत कुमार वाली कंपनी को वो पैसा दे दीजिए, लोन दे दीजिए, तो भी मेरे हाथ में डीम डिविडेंड की तरह से टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो लोन टू अ कंसर्न, लोन टू अ कंसर्न, किसी एक ऐसे कंसर्न को भी अगर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लोन देती है जहां पर शेयर होल्डर हैज अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 20%, आल्सो इज कंसीडर्ड एज अ डीम्ड डिविडेंड, इसको भी डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाता है। और तीसरी चीज, अगर मैं कहता हूं कि चलो ठीक है, ना मुझे लोन दो और ना ही किसी कंसर्न को लोन दो, किसी तीसरे बंदे को लोन दे दो, ठीक है, लेकिन उस तीसरे बंदे से मेरा ही फायदा है, ठीक है, उस तीसरे बंदे से मेरा ही फायदा है, तो भी मेरे हाथ में डीम डिविडेंड हो जाएगा। लोन और एडवांस टू अ थर्ड पार्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ द शेयर होल्डर ऑल्सो ट्रीटेड एज डीम डिविडेंड, ठीक है। तो मैं किसी थर्ड पार्टी को लोन दिलवा रहा हूं, लेकिन उससे इनडायरेक्टली फायदा मेरे ही होने वाला है, तो इसको भी डीम डिविडेंड मान लिया जाता है। अब एकदम सिंपल सी बात है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, एकदम सिंपल सी बात है। अगर कंपनी का बिजनेस ही मनी लेंडिंग का है तो इस पर ये सेक्शन 222E अप्लाई नहीं करता है, ठीक है। अगर बिजनेस, कंपनी का बिजनेस ही मनी लेंडिंग का है तो इस पर सेक्शन 222 अप्लाई नहीं करता है। और इस बार इसका एक बड़ा मजेदार एक्सेप्शन आया है और वो एक्सेप्शन है ये, ठीक है। ये अमेंडमेंट लेक्चर में भी मैंने कवर किया हुआ है, ठीक है, ये मैंने अमेंडमेंट लेक्चर में भी कवर किया हुआ है। तो अमेंडमेंट लेक्चर भी आप लोग चाहो तो मतलब देख ही लेना, अमेंडमेंट लेक्चर तो देखना मस्ट है। और वो भी ये जो फ्री रिवीजन कोर्स है जहां से आप ये पीडीएफ्स वगैरह डाउनलोड करते हो, तो वहां पर अमेंडमेंट लेक्चर का भी लिंक आपको दिया हुआ है, तो अमेंडमेंट लेक्चर आपको जरूर देखना है, ठीक है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। एक नया एक्सेप्शन आया हुआ है। नया एक्सेप्शन क्या है? नया एक्सेप्शन पहले मैं आपको समझा देता हूं, वैसे तो अमेंडमेंट सेशन में भी समझाया, यहां पर ब्रीफ में बता देता हूं। अगर कोई एक पेरेंट कंपनी है जो कि इंडिया की कंपनी नहीं है, फॉर एग्जांपल अल्फाबेट इंक। व्हाट इज अल्फाबेट इंक? जिसका हम लोग प्रोडक्ट गूगल यूज करते हैं, तो गूगल की जो कंपनी है वो उस कंपनी का नाम है अल्फाबेट इंक, ठीक है। सपोज अल्फाबेट इंक है, क्या अल्फाबेट इंक इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है? नहीं। क्या इंडिया के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है? नहीं। अल्फाबेट इंक कहां पर लिस्टेड है? इंडिया के बाहर लिस्टेड है, ठीक है। और अल्फाबेट इंक की दो सब्सिडियरीज है, अल्फाबेट इंक की दो सब्सिडियरीज हैं आपस में, ठीक है। अल्फाबेट इंक की दो सब्सिडियरीज हैं, ठीक है। अब अल्फाबेट इंक की एक सब्सिडियरी जो है वो तो फाइनेंशियल आर्म है उसका, ठीक है, जैसे गूगल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है, या गूगल फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, नॉट लिमिटेड, गूगल फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। और एक है गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एक हो गई क्या? गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब अगर गूगल फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने
गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को लोन दिया, ध्यान से सुनना, गूगल फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को लोन दिया, तो गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सपोज फाइनेंशियल वाले उसमें 10% से ज्यादा शेयर्स हैं, तो टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट गूगल इंडिया के पास तो डीम डिविडेंड माना जाना चाहिए था, बट लॉ ने बोला कि क्योंकि तुम दोनों ही किसी एक ऐसी पेरेंट कंपनी की सब्सिडियरीज हो जो पेरेंट कंपनी इंडिया में लिस्टेड ही नहीं है, जो पेरेंट कंपनी इंडिया के बाहर है, इसलिए तुम दोनों अगर आपस में कोई भी इस टाइप का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करोगे तो उसको हम लोग डीम डिविडेंड नहीं मानेंगे। और इसमें सिर्फ एक कंडीशन है कि सीबीडीटी के तहत जिस कंट्री में भी ये वाली कंपनी लिस्टेड है वो कंपनी एक्सक्लूजन लिस्ट में नहीं मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, देखो पढ़ते हैं तो थोड़ी और क्लैरिटी आएगी, नहीं तो अमेंडमेंट वाला सेशन देख लेना, वहां तो एकदम डिटेल में बताया था मैंने आपको। देखो, अ लोन और एडवांस बिटवीन टू एंटिटीज इन द सेम कॉर्पोरेट ग्रुप, ठीक है, अ लोन और एडवांस बिटवीन टू एंटिटीज इन द सेम कॉर्पोरेट ग्रुप इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम बीइंग ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड, उसको डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाता इफ वन ऑफ दोज एंटिटीज ऑपरेट्स एज अ फाइनेंस कंपनी और यूनिट, अगर उन दोनों में से कोई एक फाइनेंस कंपनी या फाइनेंस यूनिट की तरह से बिहेव कर रही है तो। ठीक है, टू क्वालिफाई फॉर दिस एग्जेम्पशन द ग्रुप्स पेरेंट कंपनी, जो ग्रुप की पेरेंट कंपनी है, मस्ट बी लिस्टेड ऑन अ फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं, इट मस्ट बी लिस्टेड ऑन अ फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज। Additionally, the specific country where that exchange is located must not be on the CBDT's list of excluded jurisdictions. ठीक है, तो CBDT के पास भी एक लिस्ट है एक्सक्लूडेड jurisdictions की, तो यूएस उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जो मैंने आपको अल्फाबेट इंक और गूगल वाला एग्जांपल दिया था वही एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा हुआ है, तो देखो फॉर एग्जांपल इफ गूगल फाइनेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड्स अ वर्किंग कैपिटल लोन टू गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ये अगर एक वर्किंग कैपिटल लोन देती है किसको, गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को देती है, तो दिस ट्रांजैक्शन विल नॉट बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222E, although a loan to a closely held company usually triggers this tax rule. An exception applies here because the lender acts as the corporate group's finance unit. लेंडर क्या कर रहा है, कॉर्पोरेट ग्रुप के फाइनेंस यूनिट की तरह से एक्ट कर रहा है। Additionally, their parent company Alphabet Inc., गूगल की जो पेरेंट कंपनी Alphabet Inc., fulfills the remaining requirements because it is listed on a recognized foreign stock exchange जो कि NASDAQ में है, in a country, एक ऐसी कंट्री में जो यूएसए है, that the CBDT has not excluded, तो ये CBDT के excluded jurisdictions की लिस्ट में भी नहीं है ये वाली कंपनी। Since all these conditions are satisfied, the loan is fully exempt from being taxed as a deemed dividend starting from assessment year 26-27. ठीक है, तो ये असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में, बिल्कुल पूछा जा सकता है, एंड बस आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है, ये मई 26, सितंबर 26 और जनवरी 27 तीनों अटेम्प्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने अमेंडमेंट सेशन देखा हुआ है तो वहां पर आपको दिखाई देगा कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर एक और सेक्शन का अमेंडमेंट दिया हुआ है वहां पर 80CCA, लेकिन ये जो 80CCA है इसके बारे में आपको और क्लैरिटी तब आएगी जब हम लोग डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम वाला चैप्टर करेंगे। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही कुछ और भी चीजें हैं, लेकिन वो आपको तब और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी जब हम लोग डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम वाला चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वेट करना, डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम वाला चैप्टर हम लोग बहुत जल्दी करने वाले हैं। कल हम लोग क्लबिंग कर लेंगे, ठीक है, परसों हम लोग सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोगों को वही करना है डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, तो 2-3 दिन के अंदर अंदर डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम तक हम लोग पहुंच ही जाएंगे। तो वहां पर आप लोग देखोगे तो वहां पर कई सारी ऐसी चीजें मिलेंगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से रिलेटेड जो आप लोग वहां पर पढ़ोगे, बड़ा मजा आएगा उसमें। ठीक है, तो ये तो हो गया हम लोगों का सेक्शन 222E। आई होप सेक्शन 222E आपको समझ में आया है। इसके कुछ नोट्स भी हैं यहाँ पर देखो, तो रीपेमेंट और चार्जिंग मार्केट इंटरेस्ट इज स्टिल ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड। ठीक है, मान लो कंपनी कह रही है कि यार ठीक है हम तुम्हें लोन दे रहे हैं लेकिन तुमसे इंटरेस्ट भी तो चार्ज कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे वो लोन को रीपे भी तो कर देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने लोन दिया, आपके पास अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, तो ये डीम्ड डिविडेंड की तरह से टैक्सेबल होगा। ठीक है, लोन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ मनी लेंडिंग बिजनेस इज नॉट ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड। Trade advances not treated as deemed dividend. Loan treated as deemed dividend can be set off against actual dividend later. No further dividend tax then. ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन 222F जो कि बायबैक से रिलेटेड है। इसके बारे में हम लोगों ने बात की कि 1 अक्टूबर 2024, ये भी हम लोगों ने कैपिटल गेन्स पढ़ते समय बात की थी इसके बारे में। 1 अक्टूबर 2024 ऑनवर्ड्स अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक करती है तो जो भी पैसा आपके हाथ में आता है वो पूरा का पूरा पैसा डीम डिविडेंड की तरह से टैक्सेबल हो जाता है अंडर सेक्शन 222F।
कैपिटल गेन्स में क्या होता है, कैपिटल गेन्स में उसकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निल मान ली जाती है, ठीक है। कैपिटल गेन्स में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निल मान ली जाती है, पूरा का पूरा कॉस्ट आप माइनस कर देते हो और कॉस्ट को माइनस करने के बाद आपके पास बहुत सारा कैपिटल लॉस आ जाता है जिसको आप बाकी कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर सकते हो। डन। तो पेमेंट ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 68, आईएफओएस में क्या ट्रीटमेंट होता है, मनी रिसीव्ड ऑन बायबैक इज टैक्स्ड एज डिविडेंड इन शेयर होल्डर्स हैंड्स। कैपिटल गेन्स में क्या ट्रीटमेंट होता है, शेयर्स एक्सटिंग्विश्ड आर कंसिडर्ड ट्रांसफर विद nil consideration, तो consideration nil मान ली जाती है। Resultant capital loss can be short term or long term based on the holding period. It can be set off and carry forward as per regular provisions of set off and carry forward. ठीक है, तो ये नॉर्मली सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। बस इतना सा चैप्टर था, बस इतना सा चैप्टर था। ठीक है, अब हम लोग यहां पर कैजुअल इनकम में आ जाते हैं। ठीक है, तो गिफ्ट्स वाला हो गया, डिविडेंड वाला हो गया, अब हम आ जाते हैं कैजुअल इनकम पर। कैजुअल इनकम का क्या मतलब है, आप बैठे कौन बनेगा करोड़पति में और बच्चन साहब ने आपसे कहा आप 7 करोड़ जीत गए, अद्भुत। तो अगर आप ये 7 करोड़ रुपए जीत जाते हो तो इसी को कैजुअल इनकम कहा जाता है। आप घोड़ों की रेस पर बेट लगाते हो, टक बक, आप घोड़ों की रेस पर बेट लगाते हो, आप कौन बनेगा करोड़पति में जाके जीत के आते हो। पत्थर से आग कैसे निकलती है, धूप में आइस कैसे पिघलती है, रोज रोज सूरज जाता कहां है, क्यों हर रात चंदा आता यहाँ है, पापा की मम्मी का बेटा कौन है, ये रोज रात को किसका टेलीफोन है। कौन बनेगा करोड़पति शाहरुख खान ने होस्ट किया था 2007 में, तब ये उसके टाइटल ट्रैक में था ये सब। एनीवे, तो कैजुअल इनकम अगर आपको मिलती है तो उस पर फ्लैट 30% के रेट से टैक्स लगता है और ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाती है। ऑलराइट, कैपिटल गेन्स करते समय मैंने आप लोगों को एक और चीज बताई थी। जब हम लोग टैक्सेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन्स पढ़ रहे थे, तब वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो भी ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स 111A वाले होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 112 वाले होते हैं, और या फिर नॉन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 112A वाले होते हैं, तो यहां पर उन कैपिटल गेन्स पर जो भी उन कैपिटल गेन्स वाली जो इनकम्स होती हैं उसके अगेंस्ट में आपको चैप्टर 6A का रिडक्शन नहीं मिलता। एक चीज बड़ी जनरल है पूरे के पूरे इनकम टैक्स लॉ में कि जो भी इनकम स्पेशल रेट से टैक्सेबल होगी, जो भी इनकम स्पेशल रेट से टैक्सेबल होगी, उस पर कभी भी चैप्टर 6A का रिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो सेम इज द केस विद कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम कमाने के लिए लॉटरी का टिकट आपने दिया है, तो लॉटरी के टिकट का जो भी आपका खर्चा हुआ था उसका रिडक्शन नहीं मिलेगा। लॉटरी इनकम कमाने के लिए आपने लोन लिया था, लोन पर आपने इंटरेस्ट पे किया है, उस इंटरेस्ट का रिडक्शन नहीं मिलेगा। कैजुअल इनकम कमाने के लिए किसी भी प्रकार के इंटरेस्ट का आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। ठीक है, कैजुअल इनकम कमाने के लिए किसी भी प्रकार के एक्सपेंस का आपको कोई रिडक्शन नहीं मिलता है, और कैजुअल इनकम के साथ के अगेंस्ट में आपको चैप्टर 6A का भी कोई रिडक्शन नहीं मिलता है। तो देखो, कैजुअल इनकम क्या होती है, कैजुअल इनकम होती है इनकम विद इनकम फ्रॉम विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज। वापस येलो हाइलाइटर पे आ जाते हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है ये रेट था भी, पता नहीं, कलर्स का हिसाब अपना ऐसा ही है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया ना कि मेरे भाई है तुषार, उसकी वाइफ का नाम है आकांक्षा, तो एक बार ऐसे घर पे कुछ तो बहस हो रही थी कि रेड कलर है मरून कलर है, रेड कलर है मरून कलर है, रेड कलर है मरून कलर है। ठीक है, हमने कहा आकांक्षा बताएगी, हम लोगों ने आकांक्षा से पूछा, आकांक्षा बताओ ये रेड कलर है या मरून कलर है। कहते भैया ये तो वाइन कलर है। चलो ठीक है, ऑलराइट। इनकम फ्रॉम विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स, गैम्बलिंग, बेटिंग वगैरह वगैरह, ये सारी आपकी कैजुअल इनकम्स हो जाती हैं। कैजुअल इनकम्स आपके हाथ में फुल्ली टैक्सेबल होती हैं, 30% का फ्लैट रेट लगता है, लेकिन जो भी आपको देता है ये कैजुअल इनकम, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो 30% पूरा का पूरा टीडीएस काटने के बाद ही आपको दे। ठीक है, तो टैक्स रेट क्या होता है इसका, 30% प्लस सरचार्ज एंड सेस, नो डिडक्शन इज अलाउड। ग्रॉसिंग अप नीडेड, टीडीएस आपका 30% होता है अगर इनकम 10,000 से ऊपर होती है। तो ग्रॉस विनिंग्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है, डिवाइडेड बाई 30 मतलब डिवाइडेड बाई 70% कर दो तो ग्रॉस वैल्यू आ जाती है। Winnings from races other than horse races are not subject to TDS. Horse races के अलावा अगर किसी और रेस में आप जीतते हो तो उस पर TDS नहीं लगता है। नो चैप्टर 6A रिडक्शन और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट एडजस्टमेंट अलाउड। तो यहां पर अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का भी कोई रिडक्शन आपको नहीं मिलता है। पेयर के हाथ में क्या होता है, नो टैक्स लायबिलिटी ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड विनिंग्स, लेकिन हाँ उसको टीडीएस काटना होता है 30% का अगर विनिंग्स जो है वो 10,000 रुपए से ज्यादा हो जाती हैं तो। ठीक है, तो कैजुअल इनकम पर किस रेट से टैक्स लग जाता है, तो कैजुअल इनकम पर 30% प्लस सरचार्ज और सेस लग जाता है। कोई डिडक्शन या अलाउंस नहीं मिलता, कोई बेसिक एग्जेम्पशन एडजस्टमेंट नहीं होता। एंड विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स में भी यही हो जाता है, फ्लैट 30%, यही सारी चीजें। ठीक है, तो विनिंग ऑनलाइन मनी गेमिंग में भी जो ऑनलाइन मनी गेमिंग से भी अगर आप लोग पैसा कमाते हो तो फ्लैट 30% के रेट से उस पर भी टैक्स लग जाता है। फ्लैट 30% के रेट से उस पर भी आपका टैक्स लग जाता है। डन, ये वाली बात हो गई है। अब हम लोग कुछ और इनकम्स के बारे में बात करेंगे।
ठीक है, अदर इनकम्स विच आर टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे, अच्छा इसमें भी आप लोग देखोगे बहुत सारी चीजें आप लोगों को ऑलरेडी आती होंगी, जैसे सबसे पहले क्या है, इंटरेस्ट ऑन कॉम्पनसेशन या एनहांस्ड कॉम्पनसेशन। इसके बारे में तो हम लोगों ने कैपिटल गेन्स में ही बात की, ये मिलता है आपको, लेकिन इस पर 50% का आपको रिडक्शन भी मिल जाता है। तो दिस इज टैक्सेबल अंडर द हेड अंडर सेक्शन 56 to 8। ठीक है, यहां पर 56 to 8 आ जाता है। तो दिस इज टैक्सेबल इन द ईयर रिसीव्ड, डिडक्शन इज अलाउड 50% ऑफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड एज पर सेक्शन 57। एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू स्टाफ वेलफेयर, ठीक है, एम्प्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन स्टाफ वेलफेयर का, ठीक है, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टाफ वेलफेयर इफ नॉट टैक्सेबल अंडर बिजनेस और इफ नॉट टैक्सेबल अंडर बिजनेस और प्रोफेशन, तो ये कहां पर टैक्सेबल हो जाता है, ये टैक्सेबल हो जाता है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, ये टैक्सेबल हो जाता है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। मतलब ये ओके, प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कौन करता है, एम्प्लॉई करता है, ठीक है, और एम्प्लॉयर भी करता है। अब एम्प्लॉई वाला पोर्शन भी एम्प्लॉयर ही डाल देता है। अगर एम्प्लॉई वाला पोर्शन एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट नहीं किया टाइमली, तो वो एम्प्लॉयर के हाथ में पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाता है। ये हम लोगों ने पीजीबीपी में पढ़ा था। तो यहां पर बस उतना ही लिखा है कि अगर वो वाला हेड पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं होगा तो वो आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इफ नॉट टैक्स्ड अंडर बिजनेस या प्रोफेशन इनकम, राइट। हो सकता है मैं मनी लेंडिंग वाला काम करता हूं, हो सकता है मैं ग्रो हूं, हो सकता है मैं अपस्टॉक्स हूं, तो अगर मुझे कोई भी सिक्योरिटीज पर इंटरेस्ट मिलेगा तब तो ये मेरे लिए पीजीबीपी इनकम हो जाएगी। लेकिन अगर सीए निशांत कुमार को देखा जाए, जो अपनी निशांत कुमार क्लासेस चला रहा है, अगर मुझे सिक्योरिटीज के ऊपर से इंटरेस्ट मिलता है, बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, तो ये सब कहां टैक्सेबल होगा, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। ठीक है, हायर इनकम ऑफ प्लांट मशीनरी फर्नीचर इफ नॉट टैक्स अंडर बिजनेस या प्रोफेशन इनकम। अगर मान लो मेरे पास बहुत सारा प्लांट और मशीनरी और फर्नीचर पड़ा हुआ है और मैं सबको किराए पर देता रहता हूं, ठीक है, तो किराया जो भी आएगा वो कौन से हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। अगर ये मेरा बिजनेस ही है कि मेरे पास बहुत सारा प्लांट एंड मशीनरी में लगातार किराए पर देता रहता हूं, तो जो भी पैसा मेरे पास आएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड पीजीबीपी। लेकिन अगर मान लो मेरे पास इक्का दुक्का कोई एसेट पड़ा हुआ था, उसको मैंने किराए पर दिया और उससे मुझे किराया आया, तो ये मेरा नॉर्मल बिजनेस नहीं है, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, हायर इनकम ऑफ प्लांट मशीनरी फर्नीचर विद बिल्डिंग इफ इनसेपरेबल। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी करते समय ये पढ़ा था कि अगर कॉम्पोजिट रेंट आपको मिलता है, कॉम्पोजिट रेंट का मतलब अगर बिल्डिंग के रेंट के साथ साथ आपको फर्नीचर फिक्सचर्स का भी रेंट मिल जाता है, और अगर अग्रीमेंट सेपरेबल नहीं है, अगर अग्रीमेंट सेपरेबल नहीं है तो पूरी की पूरी चीज या तो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी या तो आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, फिर कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी रिसीट्स के बारे में भी हम लोगों ने बात की थी। इंप्लॉयर को मिलता है तो पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाता है, एम्प्लॉई को अगर मिलता है तो देखना पड़ता है, करंट एम्प्लॉयर से अगर मिल रहा है तो इनकम फ्रॉम सैलरीज में टैक्सेबल हो जाएगा, फॉर्मर एम्प्लॉयर से मिलेगा तो आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा। ये सब हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, कॉम्पनसेशन ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कॉम्पनसेशन ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब कॉम्पनसेशन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाता है। लेकिन सर सैलरीज में तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि अगर टर्मिनेट कर दिया जाता है, एम्प्लॉयमेंट को टर्मिनेट किया जाता है और उस पर कोई भी कॉम्पनसेशन मिलता है, तो वो इनकम फ्रॉम सैलरीज में माना जाता है, प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी करके। ठीक है, तो यहां पर जब हम कॉम्पनसेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहां पर जो एम्प्लॉयमेंट वर्ड है ना, दैट इज नॉट नेसेसरीली एम्प्लॉयर एम्प्लॉई वाला एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जैसे अभी कुछ महीने पहले अड्डा 24/7 के साथ हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट एंड हुआ। ठीक है, कुछ महीनों पहले अड्डा 24/7 के साथ हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट एंड हुआ, एकाग्रता के सभी एजुकेटर्स का, मेरा भी, हमारा कॉन्ट्रैक्ट एंड हुआ कुछ महीने पहले फ्रॉम अड्डा 24/7। नाउ अड्डा 24/7 के साथ मेरा कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप था ही नहीं। ठीक है, अड्डा 24/7 के साथ हम लोगों का कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप था ही नहीं। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप नहीं था, फिर भी एक तरह का एम्प्लॉयमेंट तो था ही ना। एम्प्लॉयमेंट का मतलब आप लोग यहां पर समझ लो एंगेजमेंट। ठीक है, कि कोई ना कोई एंगेजमेंट, अगर किसी भी प्रकार के एंगेजमेंट को एंड करते हैं और उसके एंड पर आपको कुछ भी पैसा मिलता है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। लेकिन अगर वो मान लो अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई थे, तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी साइड में टैक्सेबल हो जाता। ठीक है, अब यहां पर देखो एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको रेड से मार्क करूंगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये क्यों मुझे लग रहा है ये ब्राउन है, दिस इज नॉट रेड, ये है रेड, ये है रेड, यस फाइनली ये है रेड। ठीक है, ये है रेड, ये सही है, ये हो गया रेड। हाँ, तो इसको मैं रेड से मार्क करूंगा, ध्यान से सुनना। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट, ठीक है, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट से अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है, अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट है तो 3,500 रुपए तक का एग्जेम्प्ट हो जाता है, और अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो 7,000 रुपए तक का आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है। तो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट से जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वो इंटरेस्ट मिलते ही आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कितना, मतलब पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट से जो भी इंटरेस्ट मिलेगा, एक तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। इंडिविजुअल अकाउंट से अगर आपको मिल रहा है तो 3,500 एग्जेम्प्ट है, जॉइंट से मिल रहा है तो 7,000 एग्जेम्प्ट है। ठीक है,
एमपीज एमएलएज की जो भी सैलरी होती है वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है, सैलरीज हेड में टैक्सेबल नहीं होती। इनकम फ्रॉम सब लेटिंग, अगर मेरे पास मेरी खुद की हाउस प्रॉपर्टी और मैंने उसको किराए पे दिया हुआ है, अगर मेरे पास मेरी खुद की हाउस प्रॉपर्टी और मैंने उसको किराए पर दिया हुआ है, तो जो भी किराया आ रहा है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर मेरे पास खुद की हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, मैं खुद किराए पर रह रहा हूं और मैं किसी और हाउस प्रॉपर्टी को किराए पर, मतलब मैं किसी और, मैं खुद किराए पर रह रहा हूं और इसी किराए वाली हाउस प्रॉपर्टी को मैं फर्दर सबलेट कर रहा हूं, तो ये जो इनकम आएगी ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स एंड लोन्स, कॉमन सेंस है। डायरेक्टर्स फी, अगर किसी डायरेक्टर को कंपनी से डायरेक्टर्स फी मिलती है तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाती है। इंटरेस्ट ऑन फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉमन सेंस है। एग्रीकल्चरल इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर अगर आपकी कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड है और कोई भी वहां से आप एग्रीकल्चरल इनकम अर्न करते हो, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाती है। ठीक है। इनकम फ्रॉम रेस एस्टैब्लिशमेंट्स, तो ये भी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाती है। कमीशन टू डायरेक्टर ऑन बैंक गारंटी फॉर कंपनी, तो कई बार क्या होता है कंपनी को लोन लेना होता है, बैंक कहता है गारंटी कौन देगा, तो डायरेक्टर से गारंटी दिलवा देता है और इस गारंटी के लिए डायरेक्टर को कंपनी पैसे देती है, तो ये डायरेक्टर के हाथ में कौन से हेड में टैक्सेबल हो जाता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सैलरी रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म इज टैक्स अंडर पीजीबीपी। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, पीजीबीपी में भी हम लोगों ने बात की थी कि जब किसी पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को सैलरी या कोई भी रेम्यूनरेशन मिलता है तो ये पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल हो जाता है अंडर द हेड पीजीबीपी। ठीक है। अब बाकी यही था ये एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन वाली जो भी चीज थी, तो वही मैंने आप लोगों को बताई कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट होता है तो सेक्शन 17(3) में प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी की तरफ से टैक्सेबल होता है, लेकिन अगर कोई नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट एंड होता है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहां पर आता है सेक्शन 57 जो कि डिडक्शंस अलाउएबल के बारे में बात करता है कि आपको किन किन चीजों का डिडक्शन मिल जाएगा। अगेन दिस इज समथिंग दैट वी ऑलरेडी नो। इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर ऑन डिविडेंड और म्यूचुअल फंड इनकम मैक्सिमम 20% ऑफ द ग्रॉस इनकम, इसका आपको रिडक्शन मिल जाएगा। कमीशन या रेम्यूनरेशन टू रियलाइज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ठीक है, अगर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज आपको मिल रहा है, उस बेसिकली आपको एक बात बताऊं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अर्न करने के लिए जो भी आप खर्चा करते हो आपको सबका रिडक्शन मिल जाता है, सिंपल। ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से की जो भी इनकम है उसको अर्न करने के लिए आपने जो कुछ भी खर्चा किया आपको सबका रिडक्शन मिल जाता है, अनलेस इट इज स्पेसिफिकली डिसअलाउड। जैसे कैजुअल इनकम पर स्पेसिफिकली डिसअलाउ किया हुआ है कि कैजुअल इनकम अर्न करने के लिए आपने जो भी खर्चा किया उसका रिडक्शन हम नहीं देंगे, तो वो स्पेसिफिकली डिसअलाउड है, तो उसका रिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। बाकी आप लोग ये अपने आप से पढ़ सकते हो, सेक्शन 57 डिडक्शंस अलाउएबल अंडर सेक्शन 57, और ये डिडक्शन नॉट अलाउएबल अंडर सेक्शन 58 कि भाई पर्सनल एक्सपेंस टाइप का कुछ भी होगा तो इस टाइप का आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ये चीजें आप लोग अपने आप से पढ़ सकते हो, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है। एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं, वो यहां पर ध्यान से देखना। दिस पॉइंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस पॉइंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जो डिडक्शंस अलाउड वाला है ना, उसमें दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसा लग रहा है काट ही दिया मैंने। ठीक है। द पॉइंट इज कि अगर आपको फैमिली पेंशन मिलती है, अगर मान लो आपको फैमिली पेंशन मिल रही है, ठीक है, फैमिली पेंशन क्या होता है कि देखो अगर आपने जॉब की है, अगर, तो रिटायर होने के बाद जो आपको पेंशन मिल रही है वो टैक्सेबल हो जाती है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरीज। ठीक है, वो टैक्सेबल हो जाती है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरीज। लेकिन आपकी डेथ के बाद अगर वही पेंशन आपके स्पाउस को मिलती है तो उसको बोलते हैं फैमिली पेंशन, और वो स्पाउस के हाथ में टैक्सेबल होती है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और इस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ये जो पेंशन मिलती है इसमें आपको डिडक्शन मिलता है लोअर ऑफ 1/3 ऑफ द पेंशन या फिर 15,000 रुपीज। ठीक है, लोअर ऑफ 1/3 ऑफ द पेंशन या फिर 15,000 रुपीज, ये ओल्ड स्कीम में है। न्यू स्कीम में डिडक्शन मिलता है 1/3 ऑफ द पेंशन या फिर 25,000 रुपीज। न्यू स्कीम में रिडक्शन मिलता है 1/3 ऑफ द पेंशन या फिर 25,000 रुपीज। तो देखो फैमिली पेंशन रिडक्शन लिमिटेड टू लोअर ऑफ 1/3%, जो कि बेसिकली 1/3 आ गया ऑफ इनकम, और 15,000 रुपीज या फिर 25,000 रुपीज अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। बस इतना ही आया है। ठीक है, इतना ही आया है, इसको आप लोग यहां पर देख सकते हो। बाकी सारी चीजें आप लोग अपने आप से पढ़ सकते हो, बाकी सारी किसी चीज में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आप लोग प्लीज स्कैनर से क्वेश्चंस जरूर कर लेना। ठीक है, स्कैनर से आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं, और ये जो बुक है हम लोगों की बुक से आपको क्वेश्चंस करने हैं। सेल्फ स्टडी बुक से आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, स्कैनर से आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। एंड स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल, बहुत सारी बढ़िया बढ़िया इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के पास आने वाली हैं।
तो वीडियो को लाइक कर देना अगर आप लोगों को ये वाला सेशन अच्छा लगा। 1 घंटा 3 मिनट 31 सेकंड लगा और हम लोगों ने पूरा का पूरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यहाँ पर रिवाइज कर लिया। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स है, प्लीज डू चेक देम आउट। वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको सही लगा, मजा आया तो, एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करके प्लीज बताना अगर आपको ये वाला सेशन हेल्पफुल लगा। और अगर आप लोगों ने मुझसे पहले कभी क्लासेस लिए हैं, चाहे रेगुलर बैच हो चाहे फास्ट ट्रैक बैच हो, तो प्लीज कमेंट्स में आप अपने रिव्यूज भी दीजिएगा, जिससे जितने भी स्टूडेंट्स इधर उधर से देख रहे हैं वो लोग भी एक बार आपके रिव्यूज को देखकर अच्छे से इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखो। कल मिलता हूं रात को 9 बजे। बाय बाय।